सरकार ने आदिवासियों को दे दी है कि तुम्हारी बात हम सुनेंगे नहीं। कोई भी आदिवासियों की बात करेगा वो मारा जाएगा, आदिवासी की बात करेगा उसको हम जेल में डाल देंगे, खत्म कर देंगे। जो अंग्रेज कर रहे थे फूट डालो और राज करो, लोगों को आपस में बांटो और एक को दूसरे के खिलाफ लड़ा दो, खड़ा कर दो, और हम लोग उलझ के रह जाएंगे, एक दूसरे के खिलाफ सोचते रहेंगे, बोलते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, और वो जो लुटेरा है वो आकर के लूट मचा करके चला जाएगा, वो अदानी अंबानी छा जाएगा। हमारे तमाम धर्म के नाम पर हम लड़ने लगेंगे, हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ने लगेंगे तो हिंदुस्तान कमजोर हो जाएगा, ईसाई और गैर ईसाई के नाम पर लड़ने लगेंगे तो पूरा आदिवासी समाज विभाजित हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। करीब 3.5 साल पहले आदिवासी संघर्ष मोर्चा की शुरुआत हुई थी। बिरसा जयंती का अवसर था और अभी कल बिरसा का शहादत दिवस है। तो आप लोगों के मोर्चे के परिषद की बैठक है तो बात करेंगे। मैं बस कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूँ। देश में परिस्थिति क्या है आप सब लोग देख रहे हैं, झेल रहे हैं, जूझ रहे हैं। इस समय पूरे देश के आम आवाम पर हमला है और कुछ खास तबकों पर ज्यादा हमला है। अभी हमारे साथी ने बताया कि आदिवासी की जमीन, तो आदिवासियों की जमीन का जो अधिकार है इसके लिए लड़ाई भी लंबी रही है और कुछ कानून भी बने, लंबी लड़ाई हुई है। जैसे इस चीज झारखंड में हम लोग यहाँ है, यहाँ CNT SPT कानून बने। छोटा नागपुर में, सौतल परगना में आदिवासियों की जमीन, उसकी हिफाजत करने के लिए अलग से कानून बने कि इस जमीन पर किसी और लोगों का कब्जा नहीं होगा और उस जमीन का कारोबार नहीं होगा, उस जमीन को लेकर के कोई हड़प नहीं सकते। कानून तो है, लेकिन कानून रहते हुए भी अब धड़ल्ले से ये काम हो रहा है। आदिवासियों के जल जंगल जमीन पर जो अधिकार है उस अधिकार का उसकी कोई गिनती नहीं हो रही, किसी को कुछ नहीं मालूम। लेकिन ये जो मिलिटराइजेशन बस्तर में हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि बस्तर में आपको पता है छत्तीसगढ़ में बड़ा जंगल है, हंसदेव जंगल काटा जा रहा है। वहाँ जितने खदान है, पहले एसआर कंपनी को, टाटा को दिया जाता था, अब सब अदानी को सब मिल रहा है। तो पूरे छत्तीसगढ़ में बस्तर के इलाके में जो बहुत बड़ा खदान खनिज संपदा है, संभार है, वहाँ का जल जंगल जमीन सब कुछ कॉर्पोरेट के हवाले करने के लिए पूरे आतंकित कर दिया गया। लोगों को सामने मिलिट्री ला दिया गया, मिलिटराइजेशन कर दिया गया, और इस मिलिटराइजेशन के खिलाफ जो भी बोल रहे हैं, कॉर्पोरेट ग्रुप के खिलाफ जो बोल रहे हैं, उनकी हत्या हो रही है। तो एक तरह से कहिए तो सीधी चुनौती सरकार ने आदिवासियों को दे दी है कि तुम्हारी बात हम सुनेंगे नहीं। कोई भी आदिवासियों की बात करेगा वो मारा जाएगा, आदिवासी की बात करेगा उसको हम जेल में डाल देंगे, खत्म कर देंगे। तो ये बहुत बड़ा दमन अभियान है माओवाद के नाम पर बस्तर में आदिवासियों के ऊपर। और ये जो बस्तर में हो रहा है वो अकेले बस्तर में नहीं हो रहा है, झारखंड में भी थोड़ा हो रहा है, आपके महाराष्ट्र में भी सटे हुए इलाके में हो रहा है, तेलंगाना में भी हो रहा है। तो पूरे देश में इसी तरह का जहाँ भी आदिवासी है, जहाँ भी गरीब है, किसान है, जमीन बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो जमीन पर लूट है और जमीन कब्जा करने के लिए हर संभव तरीके से डराना, धमकाना, मारना, पीटना, जेल में डालना, कुछ भी हर संभव तरीके से आदिवासियों को एक तरीके से फिर से गुलाम बनाने की कोशिश हो रही है। लेकिन हमारे देश का जो इतिहास है, आज अगर हम आज़ाद है, उस आज़ादी के पीछे सबसे शुरुआत उस आज़ादी के आंदोलन की किसने की? इस देश के आदिवासियों ने। पूरे बिहार झारखंड का इतिहास गवाह है, कहीं तिलका मांझी, कहीं सिद्धो कान्हू, कहीं बिरसा मुंडा, और ऐसे ही पूरे देश के हर हिस्से में तो ये आदिवासियों के ही विद्रोह थे, जहाँ से 1857 का भी रास्ता बना, जब पूरे देश में किसानों ने और जवानों ने मिलकर के विद्रोह कर दिया, हिंदू मुस्लिम मिलकर के सबने लड़ा। तो इस देश में आज़ादी के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी, सबसे बड़ा योगदान, सबसे लंबी लड़ाई इस देश के आदिवासियों की रही है। लेकिन आज इन्हीं आदिवासियों के साथ इतना बड़ा अन्याय, संविधान के साथ इतना बड़ा खिलवाड़, तो हमें लगता है कि हम आप लोग बात करेंगे तो जरूर इस पर पूरी जायजा लेंगे क्या स्थिति है। लेकिन इसमें
हमें बिल्कुल लड़ना है और हमें लगता है कि आदिवासियों के पक्ष में एक बड़ी आवाज़ है। ऐसा नहीं कि आदिवासी बिल्कुल अलग थलग है और कोई आदिवासियों के बारे में कुछ सोच नहीं है, ऐसी बात नहीं है। पूरे झारखंड में देखिए, झारखंड का जो चुनाव था, क्या कोशिश हुई कि आदिवासियों को मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया, प्रताड़ित किया गया, ईडी ला करके सब कुछ ला करके झारखंड में भाजपा का कब्जा हो गया है। बांग्लादेशी बोल करके पूरे चुनाव में नफरत का अभियान फैलाया गया। लेकिन यहाँ के आदिवासी और आदिवासियों के साथ साथ मिलकर झारखंड के बहुत बड़े हिस्से में यहाँ के मुस्लिम समाज के लोग, यहाँ के दलित, यहाँ के मजदूर, यहाँ के किसान सब मिल करके लड़े और तब जाकर के हमने भाजपा को चुनाव में एक मजबूत शिकस्त दी। आदिवासी के साथ बड़ी एकता समाज के अन्य हिस्से की, मुस्लिम समाज की, दलितों की, किसानों की, मजदूरों की, पिछड़ी जातियों की बड़ी एकता है। आज संविधान को लेके जो चर्चा हो रही है देश में, तो आदिवासी का हम बात कर रहे हैं तो 5th शेड्यूल की बात कर रहे हैं और संविधान का 5th शेड्यूल, उसी के तहत कैसा कानून है, उसी के तहत कानून बने हैं। तो हमें आरक्षण की भी बात कर रहे हैं, बात हो रही है कि देश में जनगणना हो, जाति आधारित जनगणना भाजपा बिल्कुल नहीं चाहती थी, जाति आधारित जनगणना हो, लेकिन अब भाजपा को लग गया ये मुद्दा इतना पॉपुलर है, इतनी जबरदस्त मांग है देश में कि इसको रोका नहीं जा सकता। तो अब इन्होंने कहा कि हम सेंसस जो अगला होगा वो जाति के आधार पर गिनती करेंगे। कैसे करेंगे, कब करेंगे, वो अभी बहुत साफ नहीं है। 27 में कह रहे हैं सेंसस होगा, लेकिन वो जो सेंसस हो ठीक से गिनती हो। आदिवासी समाज से बात आई कि हमारा जो सरना कोड है उस पर भी गिनती हो। आदिवासी जो भी धर्म आदिवासी को अच्छा लगे, कोई ईसाई बनना चाहे तो बनेंगे, कोई सरना के हिसाब से चलना चाहे तो चलेंगे। तो धार्मिक आजादी इस देश में हमारा संविधान देता है कि हमारी आजादी, धार्मिक आजादी और सांस्कृतिक पहचान। तो आज आदिवासियों के सामने बड़ा सवाल यही है कि हमारी आजादी और पहचान, हमारी अस्मिता, इस पर हमला हम नहीं सहेंगे, उसकी रक्षा करेंगे। आप देख लीजिए मुस्लिम समाज के सामने भी बिल्कुल यही सवाल, जो वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड की जमीन है और उस पर अभी सरकार ने नजर लगा दिया कि भैया वक्फ पर रजिस्ट्रेशन कराओ, और वक्फ को कहते हैं कि विवादित है, और विवादित अगर हो जाएगा तो कलेक्टर फैसला करेगा, और कलेक्टर क्या फैसला करेगा आप समझ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के वो वक्फ बोर्ड जिसके माथक पूरे हिंदुस्तान में पूरे मुस्लिम समाज, उनके मदरसे, उनके कब्रिस्तान, उनके मस्जिद, उनके लगभग पूरे टोटल जो सामाजिक अस्तित्व है वो उस वक्फ बोर्ड के माथक संचालित होता है। तो उसको विवादित बता करके और गैर तरीके से पंजीकृत नहीं है ये कह करके सरकार दखल देना चाहती है। वक्फ बोर्ड पर जैसे दखल होगा उसके बाद अगला नंबर किसका है, चर्च का है, तय हो गया है ऑलरेडी। आप देखेंगे कि आरएसएस के रचनाओं में, उनके पत्रिकाओं में लेख आने लगे हैं कि वक्फ बोर्ड के पास जितनी जमीन है उससे ज्यादा जमीन चर्च के पास है, ईसाई मिशनरियों के पास इससे ज्यादा जमीन है। तो ये जमीन पर भी जब नजर आएगी वो किसको होगा, वो सब देखिएगा तो आदिवासी समाज आपके पास पढ़ने लिखने का जो मौका था उस जगह पर हमला होगा। तो हमें लगता है कि हम लोगों को आज ठीक जैसे आदिवासी समाज अपनी भाषाएं, एक भाषा तो नहीं है, भाषाएं, तो अपनी भाषाओं के लिए, अपने आरक्षण के अधिकार के लिए, अपनी पहचान के लिए, अपने रोजी रोटी के लिए, हक के लिए, जमीन के लिए, मकान के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, ये जो हम लड़ रहे हैं, तो बिल्कुल इसी तरह की लड़ाई इस देश में बहुत सारे तबके के लोग लड़ रहे हैं। तो सभी लड़ाइयों में ठीक जैसे हम यहाँ आदिवासी संघर्ष की बात कर रहे हैं, तो जो गैर आदिवासी लोग भी लड़ रहे हैं उनके साथ भी साझा संघर्ष बिल्कुल संभव है, बिल्कुल जरूरी है। वो जो लड़ रहे हैं अपने संविधान को लेकर के, वक्फ बोर्ड की लड़ाई, वो लड़ाई भी, लेकिन कोशिश होगी, भाजपा की कोशिश होगी, आदिवासियों से कहा जाएगा कि वक्फ बोर्ड मुसलमान का मामला है, आप मत सोचिए, वहां से हम जमीन छीनेंगे, वो जमीन छीन करके आपको देंगे। हमारी जो जमीन थी उसको तो आप छीन रहे हैं, उसको तो आप दे नहीं रहे हैं, हमारी जमीन अब छीन रहे हैं, CMT SPT कानून की जमीन, फॉरेस्ट एक्ट की जमीन, हमारे सारे अधिकार अब छीन रहे हैं और हमें दिखा रहे हैं सब जगह कि वक्फ बोर्ड पर कब्जा होगा, वहां से जमीन खाली होगी, उस जमीन को लेकर के हम आपके बीच में बांटेंगे। तो ये जो अंग्रेज कर रहे थे, फूट डालो और राज करो, लोगों को आपस में बांटो और एक को दूसरे के खिलाफ लड़ा दो, खड़ा कर दो, और हम लोग उलझ के रह जाएंगे, एक दूसरे के खिलाफ सोचते रहेंगे, बोलते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, और वो जो लुटेरा है वो आकर के लूट मचा करके चला जाएगा, वो अदानी अंबानी छा जाएगा, हमारे तमाम संपत्ति पर उसने कब्जा। इसलिए हमें लगता है कि इस दौर में जिस चीज को हम लोग कहते हैं कि फांसी
इस देश में जो तानाशाही चल रही है, बहुत खतरनाक किस्म की तानाशाही, जो देश में जो हमारी विविधता, अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्म, अलग अलग संस्कृति, इस पूरी विविधता को मिटाना चाहता है बुलडोजर के जरिए। वो घरों को नहीं तोड़ रहा है, पूरे देश की पहचान को मिटा देना चाहते हैं, आदिवासियों की पहचान को मिटाना चाहते हैं, गरीबों के पूरे झुग्गियों को तोड़ देना चाहते हैं। तो इसके खिलाफ बड़ी एकता, बड़ी लड़ाई होगी। तो हम आपसे उम्मीद करेंगे, भरोसा है कि देश में आदिवासी समाज जो इस समय बिल्कुल निशाने पर है सरकार के दमन के, उस पर हम लोग डट कर मुकाबला करेंगे। हमारे पास जो विरासत है, सिद्धो कानून की विरासत है, बिरसा मुंडा की विरासत है, और वो विरासत है कि जहां भी दमन होगा, जहां उत्पीड़न होगा, वही प्रतिरोध, वही उद्दुला होगा, वही हम लड़ेंगे, वही हुल होगा। तो ये जो पूरे हमारे पास इतना लंबा इतिहास है, किसी भी कभी झुके इस देश के आदिवासी समाज झुका नहीं है किसी दमन के सामने, चाहे वो जमींदार हो, वो सूदखोर महाजन हो, वो अंग्रेज हो, वो जो आए हैं, जो इस देश को लूटने के लिए आए हैं, उन लुटेरों के खिलाफ अपनी जमीन के लिए, अपने सम्मान के लिए हमेशा डट कर विरोध का झंडा लेकर के, प्रतिरोध का झंडा लेकर के, आजादी का झंडा लेकर के इस देश के आदिवासियों ने लंबी लड़ाई लड़ी है। तो आज भी हम लोग बिल्कुल उसी विरासत के साथ वैसे ही लड़ेंगे। हमें लगता है कि आज हम लोग बैठ के बात करेंगे, अलग अलग राज्य में थोड़ी अलग अलग स्थिति है, साथी लोग रिपोर्ट रखेंगे, आप लोग बात करेंगे। और हम तो ये चाहते हैं कि आदिवासी संघर्ष मोर्चा एक बहुत जीवंत, बहुत एक डायनामिक पूरे देश में फैल जाए, और हर आदिवासी, हर प्रदेश में जो भी स्थिति हो, जो लड़ने वाले लोग हैं, वो एक मंच पर आ जाए, इस मोर्चे पर आ जाए। अभी शुरुआत है, हम लोगों ने शुरुआत की, बंगाल में एक संगठन बना था, झारखंड में लंबी लड़ाई है, असम में हमारे साथी ऑटोनोमस स्टेट के लिए लंबे समय से लड़ रहे थे, असम में, कार्बी में। तो जगह जगह जो लड़ाइयाँ थी, उन लड़ाइयों को लेकर के अभी कर्नाटक में नया काम शुरू हुआ, तो वहाँ भी हमारे साथी पूर्व पहुँच गए, वहाँ के आदिवासी पूरे कॉफी प्लांटेशन में उनके सवालों को लेकर के लड़ रहे हैं। राजस्थान में पुरानी लड़ाई है आदिवासियों के बीच में। अभी महाराष्ट्र में पार्टी लाल निशान के साथी हमारे साथ जुड़े, महाराष्ट्र भी बहुत लंबी लड़ाई का इलाका रहा है आदिवासियों के बड़े बड़े विद्रोहों का, तो वहाँ के साथी भी काम कर रहे हैं। पालघर के इलाके में, इधर आपके गुजरात में आदिवासियों के बीच में काम हो रहा है। तो पूरे देश में आदिवासियों के बीच जो भी मुद्दा, जो भी कहीं जमीन का है, कहीं भाषा का है, कहीं रोजगार का है, कहीं कल्चर का है, कहीं एजुकेशन का है, जो भी सवाल हो, उन तमाम सवालों को लेकर के आदिवासियों की जिंदगी, उनके कल्याण के लिए, उनके भलाई के लिए लोग जो लड़ रहे हैं, जितने तरह का काम हम कर रहे हैं, उसको एक जगह पर लाना और इसको एक एकताबद्ध करते हुए एक बड़ा संघर्ष मोर्चा पूरे देश में निर्माण करना। जो आज देश में जो फांसीवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई है, हमने कहा कि एक तरह से देश में दूसरी आज़ादी की लड़ाई है। तो पहली आज़ादी जो अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई थी, आधुनिक देश बनाने की बात थी, उसमें हमारे नायक थे बिरसा, उसमें हमारे नायक थे सिद्धो कानू, उसमें हमारे नायक थे तिलका मांझी, उसमें हमारे नायक थे भगत सिंह, उसमें हमारे नायक थे अम्बेडकर, उसमें हमारे नायक थे पेरियर, उसमें हमारे नायक थे इस देश के तमाम कम्युनिस्ट लाल झंडे लेकर के लड़ने वाले। तो आज इस दौर में भी हम लोग फिर उसी तरह से बड़ी एकता बना करके इस आज़ादी की लड़ाई को लड़ेंगे और फांसीवाद को रोकेंगे, आदिवासियों का पूरा सम्मान, पूरा अधिकार हासिल करेंगे। इस दौर में हमारे इतिहास को भी लेकर, इतिहास के साथ भी बड़ा मजाक होता है। आप बिरसा मुंडा को ही ले लीजिए, हर नाम मोदी जी हमेशा खूब बिरसा मुंडा का नाम लेते हैं, बिरसा मुंडा के नाम पर बहुत कुछ बात करेंगे, लेकिन उनकी नज़र में बिरसा मुंडा क्या थे? उनकी नज़र में बिरसा मुंडा कोई उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने वाले, जमींदारों के खिलाफ लड़ने वाले, आदिवासी गरीबों के खिलाफ लड़ने वाले एक नायक नहीं थे। वो समझता है कि बिरसा मुंडा क्या थे कि धर्मांतरण के खिलाफ लड़ने वाले। बिरसा मुंडा आदिवासी ईसाइयों के खिलाफ लड़ने वाले थे। तो जो एंटी कॉलोनियल हमारे हीरो थे, उनको वो एक एंटी कन्वर्जन एक नेता के रूप में पेश करना चाहते हैं। और इसी तरीके से भाई धर्म, देश में आज़ादी है, जिसको जो धर्म मानना है। बाबा साहब अम्बेडकर जिंदगी के आखिरी पड़ाव में आकर के उन्होंने कहा कि हम बौद्ध बनेंगे, और अपने लाखों लोगों को लेकर के बौद्ध बने, बौद्ध धर्म अपनाए। तो धर्म, धार्मिक आज़ादी है देश में हमारे संविधान के मुताबिक। इसीलिए
कोई धर्मांतरण नहीं, कोई गैर कानूनी काम नहीं है, कानून है। हाँ, इसके लेकर के किसी को झांसा देना, इसको लेकर के किसी को लालच देना, कोई दबाव डालना, वो गलत है। लेकिन कोई अपनी स्वेच्छा से कोई भी धर्म को अपनाना चाहे। इस देश में अगर आदिवासियों को ईसाई और गैर ईसाई में बांट दिया जाएगा तो आदिवासी पूरे देश में कमजोर हो जाएगा। पूरे देश में अगर धर्म के नाम पर हम लड़ने लगेंगे, हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ने लगेंगे तो हिंदुस्तान कमजोर हो जाएगा। ईसाई और गैर ईसाई के नाम पर लड़ने लगेंगे तो पूरा आदिवासी समाज विभाजित हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। और समझ लीजिए कि जो लोग ये करते हैं, वोट डालो और राज करो, उनका इरादा क्या है, वो करना क्या चाहते हैं। इसीलिए हमें ये जो मुझे अच्छा लगेगा आप लोगों ने आदिवासियत की बात, कि आदिवासी धर्म कुछ भी हो, भाषा कुछ भी हो, हम आदिवासी हैं इस देश के, और आदिवासियों के पूरी पहचान, पूरी अस्मिता, पूरा अधिकार पूरा हम लेकर के रहेंगे इस देश में। ये मुल्क हमारा है और इसीलिए हमें लगता है कि जो संगठन हमारा बन रहा है इसमें बहुत जबरदस्त इसकी जरूरत है, बहुत ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा है भी, तो और ज्यादा आगे मेहनत के साथ हम लोग काम करें। पूरी पार्टी मदद करेगी, पूरे हमारे जितने संगठन हैं, चाहे ट्रेड यूनियन हो, चाहे छात्र नौजवानों का संगठन हो, महिलाओं का संगठन हो, किसानों का संगठन हो, खेत मजदूरों का संगठन हो, सारा का सारा पूरा माले परिवार, पूरा लाल झंडा ये आदिवासी के पहचान के लिए, आपके कल्याण के लिए, भलाई के लिए, आपके अधिकार के लिए समर्पित है। इसीलिए बहुत सपोर्ट है आपके लिए, सपोर्ट आपको पूरा मिलेगा। लेकिन जो काम आपको करना होगा, काम तो आप ही को करना होगा, आगे आप ही को बढ़ना होगा, आगे और करना होगा। हम लोग बिल्कुल मदद में रहेंगे, पूरी पार्टी अपने सपोर्ट में है और हमें बहुत खुशी है कि फिर एक बार इसी रांची में हमारे तमाम साथी देश के हर कोने से लौट कर आए। आसान नहीं है रांची पहुंचना, कहाँ आसाम से, कहाँ कर्नाटक से यहाँ आना, इतना दूर आसान नहीं है। फिर भी तमाम तकलीफ उठाते हुए इतने दूर तक आप लोग आए हैं, तो आपकी ये बैठक सफल हो, आप लोग साथ में बातचीत करें और इससे जो निष्कर्ष आप लोग निकालेंगे, जो फैसला आप लोग करेंगे, उस पर आप लोग जमकर अमल करेंगे, उसको लागू करेंगे। पूरी पार्टी आपके साथ खड़ी रहेगी। आप तमाम साथियों को आज की इस बैठक में आने के लिए और इस पूरे संघर्ष मोर्चा को मजबूत बनाने के लिए मैं फिर एक बार पार्टी केंद्रीय कमेटी की ओर से आप सभी साथियों को बधाई देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। जोहार, जय भीम।